के बाद और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल में हैं और कुछ ही देर में हम आपको दृश्य दिखाएंगे प्रधानमंत्री होलोकॉस्ट मेमोरियल में। वहां पर जब उनके दृश्य आएंगे वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं। पूर्व एम्बेसडर प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजय भारद्वाज SIS JNU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो होलोकॉस्ट मेमोरियल की हम बात करते हैं, याद वाशेम की, कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा? नहीं, निश्चित निश्चित रूप से ये बेसिकली देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बल है वो हमेशा ये बात कहते हैं, वो मानवता की बात कहते हैं और मानव कल्याण की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड होना चाहिए, ना कि स्टेट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। और यही बात याद दिलाता है होलोकॉस्ट को कि जिस तरीके से मानवता को तरेतर किया, उसको उसको उसके के साथ मखौल दिखाया, उड़ाया उस वक्त का, उस बात को वो दिखाना चाहते हैं कि जब तक। और देखिए, भारत का हमेशा, भारत की चाहे आप पूरा इतिहास देखते हो, उनके अपने संस्कृति देखते हो, तो हमेशा हम मानव मानव कल्याण और मानवतावाद की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसमें इसी बात को ध्यान में रखा गया है कि हमको युद्ध के माध्यम से नहीं, हमको जेनोसाइड के माध्यम से नहीं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से नहीं, आतंकवाद के माध्यम से नहीं, हमको बेसिकली डायलॉग, पीसफुल और अहिंसात्मक तरीके से हमको हर तरीके के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना चाहिए। और मुझे लगता है इसी कड़ी में, और ये सबसे बड़ी बात जो 2-3 बार आपने रिपीट की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र जो दुनिया में लीडर है जिनको फलस्तीन और इजराइल का सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं जो मानवता की बात करते हैं। 140 करोड़ लोग हैं, वो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब तक ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं होगा और व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति के का अपने जो दायित्वों को अगर ध्यान में रख के नहीं बढ़ेंगे तो देश में, दुनिया में कल्याण नहीं होगा। और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। रही बात इस दौरे की, और जहां तक इजराइल और भारत के संबंधों की, देखिए दूसरा ट्रिप है। और अभी तक पहले तो हमने इस बात को कभी, इजराइल को बहुत, हमारे कूटनीतिक संबंध भी नहीं थे। जो कूटनीतिक संबंध शुरू हुए वो नरसिंह राव जी के समय से 1991 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब तक आए, तब तक बहुत ज़्यादा इसमें कोई नवाचार नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा नई चीज़ें। सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जो याद वाशेम है, होलोकॉस्ट मेमोरियल है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। नहीं नहीं, इसमें देखिए, जो जेनोसाइड जो हुआ था, जो जो जिस तरीके के जो वॉर हुआ, उसमें बेसिकली आम जो इनोसेंट जो लोग थे, उन पे जो अटैक और जो वॉर हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट को बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इसको एक उदाहरण के तौर पे रखा जाता है कि, और यही कॉन्टेक्स्ट है कि भारत और इजराइल में जो आतंकवाद की बात आई तो उसके संदर्भ में होलोकॉस्ट को रखा गया था। ठीक है। प्रभु दयाल जी हमारे साथ हैं। प्रभु दयाल जी, होलोकॉस्ट मेमोरियल जाना और याद वाशेम को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, याद वाशेम जो है ये जेरूसलम में स्थित है और ये इजराइल का ऑफिशियल मेमोरियल है उन लोगों के लिए जो हॉलोकॉस्ट में विक्टिम्स हुए थे। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। उन 6 मिलियन जूस को हमेशा याद रखने के लिए जिनको नाज़ीज और उनके कोलैबोरेटर्स ने मारा था। याद वाशेम का मतलब है अ मेमोरियल एंड अ नेम, और ये एक सेंटर बन गया है याददाश्त के लिए जो विक्टिम्स थे होलोकॉस्ट के, उनके संदर्भ में। याद वाशेम एक तरह से एक प्लेज है कि जो लोग मरे थे उनकी जो यादें हैं वो कभी खोई नहीं जाएंगी, और उनको एक तरह से एक ऐसा नाम दिया जाएगा जो हमेशा याद रहे।
तो ये जो 45 एकड़ में बहुत बड़ी साइट है, वो हॉलोकॉस्ट हिस्ट्री म्यूजियम भी है वहां पर, जिसमें एक हॉल ऑफ नेम्स है, जो म्यूजियम ऑफ हॉलोकॉस्ट के साथ साथ वहाँ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्काइव्स हैं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये सामने आता है हॉलोकॉस्ट संबंध में एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि जो यंगेस्ट जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको हमेशा ये इजरायली सरकार कोशिश करती है उसको हम बताएं कि ऐसे ऐसे हॉलोकॉस्ट हुआ था, ताकि जो उसमें जो लोग मरे थे उनकी यादें कभी भूली ना जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोमेमोरेटिव प्लेस है, और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जो गए हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है बायलैटरल रिलेशनशिप में। बिल्कुल, यहाँ पर संवेदना से रणनीति तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। प्रोफेसर भारद्वाज, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं होलोकास्ट की स्मृति आज की दुनिया के लिए किस तरह की चेतावनी देती हुई नजर आती है, और ये जो स्मृति स्थल है वो केवल सिर्फ अतीत के लिए नहीं होते, हम कह सकते हैं कि भविष्य की दिशा भी तय करने का ये महत्वपूर्ण काम करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं बेहद महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री का दौरा है, जहां पर बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर बातचीत हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री याद वाशेम भी जा रहे हैं उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देने, नमन करने। प्रोफेसर भारद्वाज, देखिए वही विषय आता है कि जो मानवता और जिस तरीके से युद्ध के समय में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में मानवता को सरोसार किया था, उसको ये बेसिकली मेमोराइज करता है। और अमेरिका ने ये म्यूजियम जो बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1941 से 1945 में, जिस तरीके का कोलैबोरेटर्स जो नाजी जर्मनी थे, उन्होंने संजय जी आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री जब मेमोरियल गए थे, वहाँ के दृश्य हमारे पास आ गए हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। याद वाशेम, होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे। ये दृश्य हम आपको याद वाशेम के दिखा रहे हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दृश्य हैं। अपने आप में एक पूरा इतिहास ये दृश्य बयां करते हैं, और भविष्य की जो साझेदारी है, भविष्य की जो रणनीति है, और भविष्य को लेकर दोनों देश कितने ज़्यादा संजीदा हैं, इसको लेकर भी ये दृश्य यहाँ पर अपने आप बहुत कुछ परिभाषित करते हैं।
होलोकॉस्ट मेमोरियल से, जहां पर प्रधानमंत्री ने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने विजिटर्स बुक में जो भारत का संदेश है वो भी वहां पर लिखा। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि प्रधानमंत्री होलोकॉस्ट मेमोरियल पहुंचे थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल, याद वाशेम सिर्फ एक स्मारक की यात्रा नहीं बल्कि एक सबसे भयावह अध्याय के सामने श्रद्धांजलि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने समर्पित की। 1953 में इजरायली संसद के अधिनियम के तहत स्थापित ये होलोकास्ट केंद्र उन 6 मिलियन यहूदियों की स्मृति को समर्पित है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने व्यवस्थित रूप से मौत के घाट उतार दिया था। याद वाशेम यानी कि एक स्मृति और एक नाम उस कोशिश का प्रतीक है जिसके तहत हर उस व्यक्ति को पहचान लौटाई जाती है जिसे इतिहास मिटा देना चाहता है। प्रधानमंत्री ने याद वाशेम में होलोकास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर विजिटर्स बुक में साइन भी किया। यकीनन यरूशलेम के माउंट ऑफ रिमेम्बरेंस पर स्थित इस परिसर में सिर्फ संग्रहालय नहीं बल्कि स्मृति, पीड़ा, प्रतिरोध और इंसानियत की कहानियां दर्ज हैं। यहाँ होलोकास्ट हिस्ट्री म्यूजियम भी है और हॉल ऑफ नेम्स का भी प्रधानमंत्री ने वहाँ भी वो देखा, वहाँ भी गए जहाँ लाखों पीड़ितों के नाम दर्ज हैं और फर्श पर बने जो खाली स्थान हैं उन अनगिनत लोगों की याद दिलाते हैं। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय इजराइल यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज शुरुआत हुई है होलोकॉस्ट म्यूज़ियम के दौरे से, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विजिटर्स बुक में जो भारत का संदेश है वो लिखा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री वहाँ पर अब वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। माउंट हर्लेज के वेस्टर्न स्लोप में ये होलोकॉस्ट म्यूज़ियम जो है वो मौजूद है और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे तो प्रधानमंत्री उत्तराखंड की टोपी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पहनी हुई थी। ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों देशों की संस्कृतियाँ कितनी नज़दीक हैं, दोनों में आपस में कितनी मजबूती है और प्रधानमंत्री किस तरह से जो भारतीय संस्कृतियाँ हैं उनको विदेशों में कितना स्थान देते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर वृक्षारोपण प्रधानमंत्री ने वहाँ पर किया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद गंभीरता से प्रधानमंत्री लगातार अपना संदेश देते आए हैं। अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान वो हमेशा वृक्षारोपण करते हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने इजराइल दौरे के दौरान भी वृक्षारोपण किया है, पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के हेतु संदेश देते हुए। तो प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन और जैसा कि कल हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, नेसेट को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और आज के दिन की शुरुआत हुई है होलोकॉस्ट म्यूज़ियम में प्रधानमंत्री के दौरे से, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो होलोकॉस्ट है उसके पीड़ितों को वहाँ पर श्रद्धांजलि दी। विजिटर्स बुक में भारत का संदेश लिखा और प्रधानमंत्री अब ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर वृक्षारोपण भी किया। बिल्कुल, भारत की हजारों साल पुरानी जो संस्कृति है उसमें प्रकृति के साथ साथ प्रगति भी सम्मानित है और प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि प्रकृति भी, प्रगति भी, संस्कृति भी, विरासत भी, तो भारत पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पे ही ध्यान देता है और इसकी प्रेरणा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ली है। प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। प्रभुदयाल जी क्या कुछ कहेंगे इन दृश्यों को देखकर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक जो व्यक्ति खड़े हैं जो उनके साथ वृक्षारोपण कर रहे हैं वो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। उसका नाम है इज़ाक हर्ज़ोग। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वो आए, विजिटर्स बुक में उन्होंने साइन किया, तो उस वक्त इन्होंने, इजराइल के प्रेसिडेंट ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया, उनको ले गए और जब प्रधानमंत्री मोदी जी विजिटर्स बुक में लिख रहे थे तो ये उनके साथ खड़े थे। तो देखिए, इससे ये दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है
ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये जो पूरा जो विजिट है म्यूजियम का याद वर्षम को, और प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए 2017 में भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल के दौरे पे गए थे, ये उनका पहला दौरा था एज प्राइम मिनिस्टर, तब भी उन्होंने वो विजिटर्स बुक में साइन किया था। और जानते हैं क्या लिखा था? उन्होंने ये कहा था कि ये मॉन्यूमेंट एक ऐसी यादगार चीज है जो हमेशा लोगों को याद दिलाएगी कि किस तरह से जूस पे कितनी जुल्म हुए और फिर भी वो दोबारा ऊपर उभर के आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब भी विजिटर्स बुक में लिखा था और इस बार भी लिखा है। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि क्या नोटिंग की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिंग होगी वो। जी, संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भारद्वाज जी, जो एक नाजी विचारधारा थी जो यहूदियों को ख़त्म करना चाहती थी, वो विचारधारा तो अब पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे में जो दृश्य यहाँ से आए हैं, हमने आपको दिखाए, दर्शकों को दिखाए, क्या कुछ किस तरह से परिभाषित करेंगे इन दृश्यों को? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने विचारधारा की बात कही, तो देखिए फार राइटिस्ट एक आइडियोलॉजी थी जो जर्मन्स ने बेसिकली, देखिए होलोकॉस्ट ये एक सिंबल है, एक जो जिस तरीके से ईस्टर्न यूरोप में खासकर पोलैंड और इस क्षेत्र में जिस जूज को जो उनकी हत्याएं हुई, उनका परसिक्यूशन हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ। और ये सिंबोलिज्म देखिए कई संदर्भ, जैसे बांग्लादेश में 1971 में जो जेनोसाइड हुआ, उस वक्त हॉलोकॉस्ट को बार बार उसको याद किया गया कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से अत्याचार हुआ जूस कम्युनिटीज़ पे, वैसे ही बंगाली कम्युनिटीज़ पे दक्षिणी एशिया में इस तरीके का जेनोसाइड और परसिक्यूशन लोगों का देखने को मिला। तो ये जो मेमोरियल्स हैं, चाहे आप या वर्षेद हो या अमेरिका में भी हॉलोकॉस्ट एक म्यूजियम है, ये रिमाइंड करता है कि जिस तरीके से मानवता को तरोतार किया जाता है, जिस तरीके से मानवता के साथ खेल खिलाया जाता है, तो इस तरीके से विजिट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मानवता के प्रोसिक्यूशंस में, देखिए मैं तो इसको चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, जैसे पहलगांव में हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट गए थे वो इनोसेंट लोग थे, उनका कोई किसी से कोई नाता नहीं था, उनका भी जिस तरीके से नरसंहार किया गया, तो वो भी हॉलोकॉस्ट है, छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे है। बिल्कुल, तो शायद यही वजह है प्रोफेसर भारद्वाज की जब प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की बात करते हैं और ये होलोकॉस्ट की स्मृति दोनों को जोड़ते हैं, वो तो अगर हम देखें तो एक व्यापक नैतिक संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से वही मैं उसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए हम आज के संदर्भ में आज 2026 में है, 2026 में भी वही बात, वही समस्याएं, वही मानवता के साथ जिस तरीके से दुनिया में खिलवाड़ हुआ, जो नाजिज्म ने उस वक्त किया था कि इनोसेंट लोगों का परसिक्यूशन हुआ, नरसंहार हुआ, वो आज भी चल रहा है। और उसमें देखिए उसमें भी दुनिया के दो विचार सामने आते हैं। आतंकवाद पर भी लोगों के दो विचार सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक मानवता को एक रूप में नहीं देखा जाएगा और जब तक ह्यूमनिज्म का पाठ हम कॉमन रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, जो हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे सभी में इस बात को मानवता के पे बल दिया गया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में जाना और एक दुनिया को एक संदेश देना है कि हमको बेसिकली शांति का रास्ता रखना चाहिए और किसी भी तरीके का परसिक्यूशन, चाहे वो कल्चरल परसिक्यूशन हो, चाहे स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन हो, चाहे नॉर्थ साउथ के बीच में डिवाइड हो, मानव तो मानव ही है। चाहे जैसे आप पर्यावरण की बात आ रही है, अब पर्यावरण में भारत कब से संदेश दे रहा है। G20 में तो इस बात को बहुत मुखर रूप से कहा गया था कि आप पर्यावरण जैसे जो क्लाइमेट जैसे जो एक भयावह एक संकट आ रहा है, इसमें आप नॉर्थ साउथ डिवाइड मत कीजिए, आप बराबर का क्लाइमेट जस्टिस और जो
जो कंट्रीब्यूशन आप दुनिया में कर सकते हैं क्लाइमेट जस्टिस के लिए, जो $1 ट्रिलियन की बात की, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अमेरिका जिस तरीके से इस तरीके के एग्रीमेंट से मल्टीलेटरलिज्म से जो अपने आप को एग्जिट कर रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है कि कि पर्यावरण इतनी बड़ी समस्या एक उभरती जा रही है। जब तक हम सब लोग एक साथ एकजुट होके इस ग्लोबल कॉमन्स को, इस पर्यावरण को, एक क्लाइमेट चेंज को जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे, तब तक हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। और जो पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, देखो एक भारतीय परंपरा रही है कि हम पर्यावरण को बहुत ही एंशियंट टेक्नोलॉजी, प्राचीन तकनीकी से हम बचाने का प्रयास करें। ये भी एक संदेश है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, मानवता बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में जिस तरीके से ये वृक्षारोपण किया है, एक संकेत है दुनिया को। एक छोटा एक इनिशिएटिव है, लेकिन बड़ा संदेश है दुनिया को कि हमको जो अगली समस्या है आतंकवाद के बाद में, वो दूसरी समस्या है पर्यावरण। ये भी उतना ही भयावह है जितना कि आतंकवाद है। और दोनों ही मुखर रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इजराइल विजिट में ये बात को रिफ्लेक्ट किया। देखिए हमारे जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो हमारा कॉपरेशन है, मार्केट है, इकोनॉमी है, ये एक पक्ष है, ये भौतिकवाद को इंडिकेट करता है। लेकिन मुझे जो दो बात बहुत इंप्रेसिव जो इस बात में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट में, कि उन्होंने मानवता को बहुत ऊपर रखा है। और उसी में ही देखिए हॉलोकॉस्ट म्यूजियम गए, वहीं पर ही आतंकवाद की बात की, वृक्षारोपण, ये सब वही है कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। संवेदना भी है, रणनीति भी है, और जिस तरह से वैश्विक मंच पर विश्व को एक संदेश भी दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं दयाल साहब, दोनों लोकतंत्र के रिश्तों को एक स्थायी दिशा साफ तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें कल से अभी तक हम देख रहे हैं? जी, हमारे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में सामने आ गए हैं। और बायलैटरल कोऑपरेशन कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के विजिट के नतीजे से, क्योंकि हम डिफेंस एरिया में कोऑपरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एरियाज में कर रहे हैं, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के संदर्भ में भी हमारा कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। तो मेरे विचार में ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट है, ये सिंबॉलिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों की दोस्ती को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, और कंटेंट के तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो रिश्तों में जो कंटेंट भर के है वो और आगे बढ़े। संजय भारद्वाज जी, अब इसके बाद जब प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात होगी बेंयामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ, तो जो दोनों देशों की आपसी साझेदारी है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना। भारत और इजराइल की हम बात करें तो कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत और इजराइल काफ़ी अच्छे से साझेदारी कर रहे हैं और उसके जो रिजल्ट हैं वो भी दिखते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ स्कोप आप देखते हैं? और देखिए निश्चित रूप से हम आर्थिक जो सहयोग की बात है, जिसमें एफटीए का एक बहुत पुराना बात चल रही है, हो सकता है इसमें भी हम प्रगति करें, पार्टनरशिप डेवलप करें। लेकिन जो थ्रेसिंग इश्यूज हैं वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, सिक्योरिटी का इशू हुआ। और उसमें देखिए इजराइल बहुत एडवांस्ड है। भारत के चारों तरफ जिस तरीके के माहौल बढ़ रहा है कि जो टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, फंडामेंटलिज्म है, एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का प्रेजेंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैनजीज हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमको एक बहुत डीप एंड क्लोज कोऑपरेशन इजराइल के साथ करना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी उन्हीं सब समस्याओं से अपने रीजनल जो एनवायरनमेंट है और जो थ्रेट्स हैं उनको फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब जो बायलैटरल टॉक होगी उसमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस सेक्टर में है, मिसाइल है, ड्रोन है, क्योंकि एक मिसाइल का एक सीधा उन पे खतरा रहता है, तो कैसे आप काउंटर स्ट्रेटजी आप तैयार करेंगे इस तरीके के खतरों से बचने के लिए। तो ये क्षेत्र एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है
जो दोनों देशों के बीच में रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, देखिए हमारी इतनी बड़ी आबादी है तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इजराइल को बार बार रेफर कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, और डिफरेंट स्टेट्स में सीधा सीधा जो पैरा डिप्लोमेसी के माध्यम से हम इजराइल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे याद है भैरव सिंह शेखावत जी भी इजराइल गए थे, वो उसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो मुझे लगता है उसमें भी आगे सहयोग की बात आएगी कि कैसे बिल्कुल। तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र हैं जिन पे सहयोग की बात यहाँ पर सामने आएगी। दयाल साहब, कल जिस तरह से हमने जो संबोधन देखा उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ी अहम बात कही कि आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हम काफी काम देख रहे हैं। इजराइल की संसद के विपक्षी नेता ने भी इस बात को दोहराई। किस तरह से अब आप देखते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इजराइल के साथ सहयोग इस प्रधानमंत्री के विजन को कितना निर्णायक तस्वीर दे सकता है? देखिए, भारत जो है इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेयर के सामने के रूप में सामने आया है। बहुत सी कंट्रीज ये इग्नोर करती थी कि भारत तो जो है वो एक तरह से पिछड़ा हुआ देश है वगैरह। अब सबकी आंखें खुल गई हैं और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हर क्षेत्र में फोकस किया है जिससे हमारे देश की वृद्धि हो, और न सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर की है बल्कि हमें ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जोर इस बात पे होता है कि मेक इन इंडिया, और जब तक हम खुद वो टेक्नोलॉजीज नहीं इजाद करते या अडॉप्ट करते और अपने देश में विकास करने की कोशिश ऐसी नहीं करते कि हम अपने पैर पे खड़े हो सके, तो ये विकास कोई आगे नहीं बढ़ता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पे इतना जोर दिया और अब आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। अब हम विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही, अब 4th लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर के रूप में रिकग्नाइज हमको किया जा रहा। हर जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो ये कोशिश करता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों। देखिए, अभी कल ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पे आ रहे हैं, और अभी तक जो कनाडा के साथ ट्रूडो ने रिश्ते खराब करके रखे थे भारत के साथ, अब जो नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्तों को अच्छा किया जाए। और ये भी उन्होंने कह दिया कि देखिए, जो भारत का कोई रोल नहीं था ये जो कनाडा में वायलेंस वगैरह हुई, तो जहां जहां रिश्ते बिगड़े वो देश कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ अच्छे हों, और जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं जैसे इजराइल, उनके साथ तो अब और अच्छे होते जा रहे हैं। तो मेरे विचार में ये एक बहुत बड़ा संकेत है भारत के। प्रभुदयाल जी, प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी कि वो भारत का अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम देश में बनाया जाएगा, सुदर्शन चक्र करके। और इजराइल की हम बात करें तो इजराइल का जो आयरन डोम है, इजराइल को एक्सपर्टाइज है उसको लेकर के, दोनों देश मिलकर कैसे काम कर सकते हैं इस फील्ड में? देखिए, जो हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन चक्र, इसमें जो इजरायली टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करके हम इस एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत वृद्धि कर सकते हैं, इसको ज्यादा तंदुरुस्त बना सकते हैं। और ऐसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, और हम पे हमले हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी नीयत तो खोटी है। तो हमको अपनी सिक्योरिटी पे पूरी तरह से तवज्जो देनी है, और आयरन डोम जो और आयरन बीम, इन दोनों को सुदर्शन चक्र में इनकॉर्पोरेट करके इसको और तंदुरुस्त बनाना और शक्तिशाली बनाना, ताकि कोई अटैक्स हो उनको ये रिपेल कर सके, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है, इसमें जो डिफेंस और सिक्योरिटी के संदर्भ में जो बातचीत होगी वो इस सुदर्शन चक्र को आगे बढ़ाने में और अच्छा करने में, तंदुरुस्त करने में
बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल प्रोफेसर भारद्वाज, यकीनन आज जिस तरह का वॉरफेयर पूरी तरह से बदल चुका है, ये ड्रोन वॉरफेयर है, ऐसे में इजराइल की टेक्नोलॉजी का हमने पहले भी इस्तेमाल किया, और कैसे आप देखते हैं कि मिसाइल, ड्रोन, साइबर सुरक्षा भी अब इसमें एक नया क्षेत्र इसमें ऐड हो गया है, कैसे दोनों देशों का सहयोग इस क्षेत्र में काफी अहम होने जा रहा है? देखिए, अभी भी आप हम जो दो जगह वॉर चल रहा है, एक तो इजराइल सीधा लड़ रहा है प्रॉक्सीज के साथ में, और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा आर्टिलरी वॉरफेयर नहीं हो रहा। बेसिकली या तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से जो अटैक हो रहे हैं, तो अगला वाला जो आने वाला दौर है वो निश्चित रूप से एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। जो कंट्री जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट्स में, ड्रोन में, मिसाइल में, वो कंट्री का दुनिया में एक वर्चस्व होगा। तो निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल मार्केट है इस डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और इजराइल से बेहतर टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम दुनिया में आज के दिन किसी के पास भी नहीं है। मैं कहूँगा कि अमेरिका के पास भी इजराइल से बेहतर नहीं है, क्योंकि इस छोटे से पॉकेट में वो अपने आप को इतना स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारत को कोऑपरेशन करना चाहिए। और एम्बेसडर साहब ने साफ साफ कहा कि जो माहौल है नेबरहुड में, जिस तरीके के जो एक रॉक स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं और उनका वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेटिक इथोस इनके खत्म हो रहे हैं, तो भारत को भी इस बात के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आने वाला जो दौर होगा वो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। चीन के संदर्भ में भी जिस तरीके से उनकी डिफेंस पॉलिसीज में चेंजेज आया है, वो 900 के लगभग न्यूक्लियर बम बनाने की फिराक में है, और पाकिस्तान और जिस जो माहौल क्रिएट कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारत के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है इजराइल के लिए, डिफेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में, और बाकी जो स्ट्रेटेजिक एक जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों की, दुनिया के जो मुद्दे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उसमें वो भी मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभुदयाल जी, अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक तो ये कि जो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है और HAL के बीच में एक बातचीत अंतिम चरण में है, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ यात्री विमानों को मिड एयर रिफ्यूलर के रूप में बदलने के लिए, एक वो, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस साझेदारी है वो इतनी अच्छी है कि अब आने वाले समय में, जैसे हमने ब्रह्मोस को लेकर के देखा था, रूस और इंडिया का जॉइंट वेंचर, ऐसे क्या जॉइंट वेंचर की ओर अब बढ़ रहे हैं दोनों देश? देखिए, जॉइंट वेंचर स्थापित करना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिन कंट्रीज के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं वो हमें वो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करें, और इजराइल के साथ भी जो हम डिफेंस कोऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी इस उद्देश्य से कि हम मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी थिंकिंग है, उसको हम आगे बढ़ा सकें, जिसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है। तो अब जो ये आयरन डोम और आयरन बीम की बात हो रही है हमारे डिफेंस एयर डिफेंस शील्ड के लिए, सुदर्शन चक्र के लिए, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे पास रूस की S-400 मिसाइल शील्ड है, इजराइल से बने हुए बराक सिस्टम्स हैं, लेकिन हम अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को और तंदुरुस्त करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो ऐसी हो जाए कि उसको कोई पेनिट्रेट ना कर सके। अब हमारा, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो करीब करीब 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है, और कोस्ट लाइन हमारी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इस वजह से दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी हमको अगर ट्रांसफर होती है वो अच्छा है, हमें दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स खरीदने जरूरी नहीं होंगे तब। तो हम ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस एरिया में कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, उन देशों के साथ बढ़ा रहे हैं जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें। देखिए, अमेरिका के साथ एक बड़ी रुकावट है, अमेरिकन कंपनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे अड़चने लगाती हैं। इजराइल उनके मुकाबले
ज्यादा तैयार है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस वजह से भी ये जो डिफेंस क्षेत्र में बातचीत हो रही है और जो आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नेतन्याहू की बातचीत होगी और किस तरह से कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा आगे, इसमें ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब इसमें जुड़ चुका है। कैसे देखते हैं प्रोफेसर भारद्वाज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों क्षेत्र में इस वक्त भारत प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त नहीं है, तो प्रभुदयाल जी हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब आप ही बिल्कुल। दे तो दें। कैसे देखते हैं स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भारत में भी बहुत अच्छे से विकसित हो रहा है इस वक्त, जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, इजराइल भी अपने स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है। कैसे भारत इजराइल का जो सहयोग है वो स्टार्टअप या डीप टेक सेक्टर में एक तरह का नया इकोसिस्टम हम बना सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजिट के दौरान इस एस्पेक्ट पे बहुत फोकस है। वो एक जॉइंट इनोवेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इजराइल की तरफ से, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिसमें कल गए थे, और उसमें जो फोकस है वो उन एरियाज पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं कि किस तरह से हमारी ओन कैपेसिटी इसमें बढ़े। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका जो इम्पैक्ट पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा समिट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो पहली बार एक ग्लोबल साउथ के कंट्री में हुआ। इसके पहले यूके में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, लेकिन किसी डेवलपिंग कंट्री में ऐसा समिट ऑर्गेनाइज हो ये पहली बार हुआ। और इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और इन हाईटेक क्षेत्रों पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो इजराइल भी इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है, और अगर हमें इजराइल के साथ कोऑपरेट करके कुछ फायदा होता है और कुछ टेक्नोलॉजीज मिलती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस वजह से भी जो इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं और जो कोशिशें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इजराइल की टेक्नोलॉजीज जो है अच्छी जो है वो हमें चाहिए। प्रभुदयाल जी, अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि भारत की, अगर हम इसरो की बात करें तो भारत का एक्सपर्टाइज तो, अंतरिक्ष क्षेत्र की हम बात करें तो भारत का एक्सपर्टाइज तो दुनिया में सबसे ऊपर है इस वक्त पर। देखिए, हम सब कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं जो दोस्ताना हाथ बढ़ाती हैं और जो हमारे साथ अच्छी नीयत से कोऑपरेट करती है। अमेरिका के साथ भी जो स्पेस एरिया में हमारा कोऑपरेशन बहुत बढ़ गया है और बढ़ ही रहा है, और दोनों गवर्नमेंट्स की कोशिशें हैं कि स्पेस के एरिया में हर तरह से कोऑपरेट करें और अपनी जो है टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ अगर जहां मिल सके वो उससे दोनों को फायदा हो। तो इजराइल के साथ भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कोऑपरेशन हो सके उसको जिस तरह से भी हो आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारा भी फायदा हो, इजराइल का भी फायदा हो। देखिए, बेनिफिट हमेशा बायलैटरल होना चाहिए। ये नहीं हम सोच सकते कि सिर्फ हमें ही फायदा हो। दोनों कंट्रीज ये देखेंगे कि हमारा इसमें क्या है। अब डिफेंस क्षेत्र में जो हम बात कर रहे थे कि उसमें कोऑपरेशन कैसे बढ़ रहा है, देखिए, इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट बायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, सबसे बड़ा खरीदार, और इजराइल के पास टेक्नोलॉजीज है। इजराइल जो है वो इंडिया का मार्केट देखता है, इंडिया में हम बेचें, लेकिन क्योंकि हमारे खरीदने की क्षमता इतनी ज्यादा है तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बेचो। तो इसी तरह से क्षेत्र जो स्पेस के एरिया में भी जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है वो इस वजह से कि दोनों देश ये समझते हैं कि इस कोऑपरेशन से हमारा भी फायदा है। अगर सिर्फ एक का फायदा हो तो कभी कोऑपरेशन आगे नहीं होगा, लेकिन हमारे पास भी टेक्नोलॉजीज है, हमने भी बड़े एडवांसमेंट किए हैं। जैसे आपने कहा, इसरो के एडवांसमेंट बहुत सराहनीय है। तो अगर इजराइल को इससे फायदा होगा तभी वो कोऑपरेट करेगा। तो दोनों देशों का फायदा है क्योंकि दोनों देश बहुत एडवांस हो चुके हैं, इसीलिए स्पेस के क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, कुछ ऐसी तस्वीरें वहाँ के अखबारों में भी छप रही हैं कि कैसे भारत और इजराइल एक दूसरे के पूरक हैं। इस पर लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। साथ ही पश्चिम एशिया में जो बदलते समीकरण हैं, कैसे भारत की भूमिका उसमें और महत्वपूर्ण हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग माने
मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम गोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं और आज प्रधानमंत्री की इजराइल की दूसरे दिन की यात्रा है। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू सपत्नीक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कल इजराइल की संसद को संबोधित किया। इजराइल की संसद का सर्वोच्च पुरस्कार कल प्रधानमंत्री को मिला और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री याद वाशेम जो होलोकॉस्ट मेमोरियल है वहाँ पर पहुँचे। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो होलोकॉस्ट के पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा को लेकर के हम लगातार अपने विशेष मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं और आपको जो संबंधित दृश्य हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। प्रभुदयाल जी, अगर इजराइल की यात्रा की बात करें और भारत और इजराइल की बात करें तो एक FTA का मामला है जिसको लेकर के दोनों देश कहते हैं कि इस साल के लास्ट तक हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे और काफ़ी मेहनत कर रही हैं दोनों देशों की टीमें इसको लेकर के। तो FTA को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत ने हाल के दिनों में जिस तरह से जो दुनिया के विभिन्न ब्लॉक्स हैं, विभिन्न देश हैं, उनके साथ ट्रेड डील की हैं, कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ना चाहता है आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। क्या कुछ कहेंगे भारत इजराइल FTA को लेकर के? के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहा जाता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ट्रीटी, और उसके बाद से दोनों देशों की कोशिश ये रही है कि कैसे हम और आगे बढ़ें और ट्रेड के रिश्तों को और बढ़ावा मिले, जिसके लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना जरूरी है। तो इसका फर्स्ट राउंड आज ही पूरा हो रहा है। ये जो बातचीत है ये 3-4 दिन पहले फरवरी 23 को शुरू हुई थी और आज ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें देखना है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और किस तरह से हम दोनों दो देश हैं एक दूसरे को मार्केट एक्सेस ज्यादा दे सकते हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और बढ़ा सकते हैं। तो इत्तेफाक से ये जो ट्रेड टॉक्स हैं ये कोइंसाइड की है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है इजराइल से, और जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि वो चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट इस साल कंप्लीट हो जाए और जो टेक्निकल टीम्स हैं उसमें वो बैठ के बातचीत कर रही हैं कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं एग्रीमेंट में वो किस तरह से फाइनलाइज हो जाए। तो दोनों देश ये चाहते हैं कि या तो पूरी तरह से जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो हट जाएं या कम से कम बहुत कम हो जाएं, और जो इम्पोर्टेंट आइटम्स जिन पे बातचीत हो रही जैसे डायमंड्स या केमिकल्स या मशीनरी, ये सब जो ऐसे आइटम्स हैं जिन पे दोनों देश बड़ा जोर दे रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ ही कोऑपरेशन बढ़े कुछ हाईटेक सेक्टर्स में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जो दोनों देशों की कोशिश है उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अब देखना है कि ये जो फर्स्ट राउंड हुआ है जो आज खत्म हो रहा है इससे कितनी बात आगे बढ़ी है और क्या क्या रुकावटें हैं, किस तरह से हम इस वर्ष ही इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर सकते हैं। देखिए भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, EU के साथ किया है, UK के साथ बहुत आगे बातचीत हो गई, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ न्यूजीलैंड, ओमान, UAE, इन सब के साथ हाल ही बड़े इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में अमेरिका के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। कुछ रुकावटें हैं
लेकिन अभी फाइनल शेप देने की कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट है उसको, तो जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, इसकी कोशिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए जो हम अपने इंपोर्ट्स आगे बढ़ा सकते हैं वो हम जितनी कामयाबी पाया अच्छा है, लेकिन देखिए फिर हमको दूसरे देशों को भी कुछ फैसिलिटीज देनी होती है, इसलिए प्रभुदयाल जी आपको रोकना चाहेंगे, कुछ नए दृश्य हमारे पास आ रहे हैं इजराइल से, वो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये दृश्य is exciting the Israeli people with your friendship, with your honesty and frankness, and with the expression of compassion and alliance with Israel and its story. I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. It's fantastic. And I wanted to suggest in practicality that, we see the young Indian people all over the world with their brains and innovation. We see them in universities and colleges and research centers, of course, in India. And I think that with the various changes in the geostrategic situation, including in the possibility of learning in higher institutions around the world, Indian universities and Israeli universities have a golden opportunity of sharing know-how together for the future of our young generations. And I encourage your brilliant young Indian students to come to study in Israel. And I encourage the Israeli brilliant students to study in India. And I believe, in conclusion, that the fact that this connectivity between Israel and India can change the entire geostrategic situation towards the advantages of the global South and the connectivity between even the United States to Southeast Asia through the Eastern Hemisphere. So, we know you lead the world in so many fields, and we are very moved and excited that you're here with us. Toda rabba. Thank you, Excellency. राष्ट्रपति जी, आपने जिस उम्दा शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीज़ों में तो आपने बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीज़ों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है, और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूं। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूं, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। Prime Minister Modi, your visit to Israel is exciting the Israeli people with your friendship, with your honesty and frankness, and with the expression of compassion and
alliance with Israel and its story. I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth, your economic growth is something that is attracting the whole world. It's fantastic. And I wanted to suggest in practicality that, you know, we see the young Indian people all over the world with their brains and innovation. We see them in universities and colleges and research centers, of course, in India. And I think that with the various changes in the geostrategic situation, including in the possibility of learning in higher institutions around the world, Indian universities and Israeli universities have a golden opportunity of sharing know-how together for the future of our young generations. And I encourage your brilliant young Indian students to come to study in Israel. And I encourage the Israeli brilliant students to study in India. And I believe, in conclusion, that the fact that this connectivity between Israel and India can change the entire geostrategic situation towards the advantages of the global south and the connectivity between even the United States to Southeast Asia through the Eastern Hemisphere. So, you know, we know you lead the world in so many fields, and we are very moved and excited that you're here with us. Toda rabba. थैंक यू एक्सेलेंसी। राष्ट्रपति जी, आपने जिस उम्दा शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीज़ों में तो आपने बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीज़ों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में, लागू करने का प्रयास करता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूँ, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। अहम बातचीत, अहम मुलाकात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया भव्य स्वागत और सम्मान के लिए। साथ ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को देखने का मौका जरूर उन्हें मिले। साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति को उन्होंने कहा कि इजराइल से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने ली हैं और लगातार उसे अपना रहे हैं, जिसका अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और इजराइल के राष्ट्रपति ने भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है उसकी काफ़ी तारीफ यहाँ पर की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत दोनों ओर के छात्र एक दूसरे के देशों में आकर पढ़ेंगे तो इससे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपको हम ये बता दें कि प्रधानमंत्री इजराइल में हैं और इजराइल की पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे डीडी न्यूज़ के जरिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।